स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान के इस क्लास में। और आज की क्लास से हम मनोविज्ञान के एक नए यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है अधिगम, या जिसे सीखने के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे हम लर्निंग कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यह देखेंगे कि एक व्यक्ति कोई भी व्यवहार सीखता है तो वो सीखने की प्रक्रिया क्या है, कैसे व्यक्ति सीखता है, यानी हम सीखने का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम सीखने की प्रकृति, सीखने की परिभाषा और इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने के प्रकृति और उसकी परिभाषा तथा उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अधिगम की प्रकृति के बारे में। अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति या नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो अधिगम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है या एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। इसीलिए इसे बताया गया है कि अधिगम मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सामान्य रूप से अधिगम व्यवहार में हुए परिवर्तन को कहा जाता है। अगर हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अधिगम को व्यवहार में हुए परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो इसे सीखना कहा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की जो परिभाषा है वह थोड़ी अलग है। मनोविज्ञान में सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना नहीं कहा जाता। जैसे यहाँ पर देखें, लिखा है कि सामान्य रूप से अधिगम व्यवहार में हुए परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कह सकते। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और आपको थकान हो रही है, तो थकान हो रही है, इससे भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन? आप पहले एकदम एनर्जेटिक होकर एकदम जोश के साथ काम कर रहे थे, अब उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। लेकिन हम इस परिवर्तन को सीखना नहीं कह सकते मनोविज्ञान की भाषा में। या आपकी तबीयत नहीं सही है और आपने मेडिसिन ले लिया और उसके बाद आप एनर्जी से भरपूर काम करने लगे, तो इसे भी हम सीखना नहीं कहेंगे। मनोविज्ञान में सीखना किसे कहा जाता है कि जब परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब कोई परिवर्तन होता है, तब उस परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। यहाँ पर देखें, बताया गया है कि मनोविज्ञान में सीखने या अधिगम से तात्पर्य उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप आते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करने से होता है। अब हम सीखते क्यों हैं? कोई भी व्यवहार हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें जिस तरह का हम व्यवहार सीख रहे हैं उससे संबंधित समाज में हमें समायोजन करना रहता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वह पढ़ाई कर रहा है। वह पढ़ाई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे क्लास में अच्छे नंबर्स लाने हैं, वह क्लास में अच्छा बनना चाह रहा है, उस क्लास के अकॉर्डिंग रहना चाह रहा है। क्योंकि अगर वह अच्छा नंबर नहीं लाएगा तो वो क्लास में वो उसकी बेइज्जती होगी, उसको उसके साथ वाले बच्चे मजाक उड़ाएंगे या उसको टीचर से सम्मान नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में वह समायोजन करना चाहता है कि जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसके साथ समायोजन करना चाहता है, और इसके लिए वह क्या कर रहा है? वह सीख रहा है, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर
जो उसकी पढ़ाई है, पढ़ाई के द्वारा जो सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वह किस लिए कर रहा है? वह अनुभव वह अपने उस इन्वायरमेंट में समायोजन करने के लिए कर रहा है। इसीलिए मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को माना जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, वह बैडमिंटन खेलता है। बैडमिंटन खेलना वह प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, खेल रहा है। तो जब वह 10-15 दिन लगातार खेलता है तो उसके खेलने की जो स्किल है, जो योग्यता है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। वह पहले उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था, लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद वह काफ़ी अच्छा खेलने लगता है। तो क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और यह परिवर्तन किसकी वजह से आया है? यह परिवर्तन आया है उसके प्रैक्टिस की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ गलतियां करता रहा होगा और उन गलतियों से वह अनुभव प्राप्त करता है कि मैं अगली बार ऐसी गलतियां ना करूं। तो प्रैक्टिस भी कर रहा है, साथ के साथ में वो एक्सपीरियंस भी प्राप्त कर रहा है। और इन दोनों के वजह से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसे अधिगम कहा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मनोविज्ञान में अधिगम की परिभाषा क्या है, या अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में हुए अभ्यास और अनुभव के आधार पर परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। हमारी सबसे पहली परिभाषा है सर्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंज एंड चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ पर आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो क्या बताया गया कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति, एक्सपीरियंस या अभ्यास, प्रैक्टिस के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत से क्या मतलब हुआ कि वह एक तरह से कह सकते हैं कि स्थायी है, लेकिन एकदम स्थायी कह दें वह नहीं है, कि जो परिवर्तन हुआ है वह एकदम स्थायी परिवर्तन है। जैसे अगर व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहा है तो बैडमिंटन अगर वो 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वह बैडमिंटन खेलना सीख गया। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन की बात नहीं की गई है कि एकदम परमानेंट चेंज हो गया। क्यों नहीं होता परमानेंट चेंज? क्योंकि व्यक्ति वह 2 महीने लगातार बैडमिंटन खेला और उसके बाद अगले 6 महीने तक वह बैडमिंटन नहीं खेलता है। फिर 6 महीने बाद जब फिर से वह दोबारा बैडमिंटन खेलता है तो वह उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पाता है या नहीं खेल पाएगा। आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, हम चाहे बैडमिंटन खेलने हो, चाहे क्रिकेट खेलने हो, चाहे वॉलीबॉल खेलने हो, या कोई पढ़ाई से रिलेटेड ही काम हो, तो जो हम लगातार एक प्रैक्टिस में करते हैं और उसके बाद अगर हम उसमें काफ़ी लंबा गैप देते हैं तो फिर हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। फिर हम उतने अच्छे तरीके से बैडमिंटन नहीं खेल पाते हैं या उतने अच्छे तरीके से हम क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। लेकिन हम भूलते नहीं हैं कि हम खेलना ही भूल गए। क्या है कि हमारा परफॉर्मेंस कम हो गया है। इसीलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात की गई है। परिवर्तन हो रहा है लेकिन परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर परमानेंट चेंज होता तो जैसा आपने खेलना छोड़ा था दोबारा जब खेलते तो एकदम वैसे ही परफॉर्मेंस आती है आपकी, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती है। इसीलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात की गई है कि परिवर्तन हो रहा है, हाँ परमानेंट के जैसा ही हो रहा है, लेकिन एकदम परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है कि परमानेंट चेंज हो गया है उसके परिवर्तन में। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं इसको। सर्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंज और चैपमैन ने बताया कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अब हम आते हैं अपनी अगली परिभाषा पर, जो कि है मॉर्गन,
किंग, विज और स्कॉपलर के अनुसार। इन्होंने क्या बताया, आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। सब लोग यही बता रहे हैं कि व्यवहार में हुए अनुभव और अभ्यास के आधार पर परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। बस यहाँ पर सभी ने वर्डिंग का चेंज किया है, वर्डों का, शब्दों का जो चुनाव है वह अलग अलग तरह से किया है, नहीं तो कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप खुद के वर्ड्स में भी बनाकर लिख सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए रटने की कोशिश मत करें, समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट को, और उसके साथ साथ अपने वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या बताया। तो इन सभी ने बताया, मॉर्गन, किंग, वेज, स्कॉपलर ने बताया कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। इन्होंने भी वही बात बोली जो अभी ऊपर के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अभ्यास और अनुभव के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उन्हें ही अधिगम कहा जाता है। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर अधिगम के कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, कुछ विशेषताओं को देखते हैं। यहाँ पर इन परिभाषाओं के आधार पर अधिगम की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें हमारी पहली विशेषता है कि अभ्यास द्वारा व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। यानी व्यक्ति के अभ्यास के द्वारा जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे ही अधिगम कहा गया। दूसरी विशेषता हमारी है कि अभ्यास में कार्य की उन्नति होनी चाहिए। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अभ्यास से कार्य की उन्नति होनी चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, चाहे वह पढ़ाई का कार्य हो, चाहे वह कोई खेल हो या कोई अदर वर्क हो, अगर वह प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस से उसकी परफॉर्मेंस में सुधार होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस और उन्नत होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। हम थर्ड विशेषता पर आते हैं, जिसमें बताया गया कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि परिवर्तन ऐसा रहता है कि ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज, एकदम परमानेंट नहीं लेकिन हाँ परमानेंट के एकदम करीब का चेंज। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप साइकिल चलाना अगर एक बार सीख जाते हैं तो आप वो एक तरीके से हमेशा के लिए सीख चुके हैं। बस अंतर कहाँ पर आता है कि अगर 10 साल बाद भी आप चलाते हैं तो आप चला ले जाएंगे साइकिल, आप सीख चुके हैं। परमानेंट चेंज के आसपास में ही है, बस परफॉर्मेंस की अंतर आ रही है कि आप उतना अच्छे से नहीं चला पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो सीखता है, हम जो कोई कार्य सीखते हैं वह क्या होता है, वह उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी व्यवहार सीख रहे हैं, कोई भी कार्य करना सीख रहे हैं तो उस कार्य के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप पढ़ाई करना सीख रहे हैं, आप बैडमिंटन खेलना सीख रहे हैं, आप वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना या कोई अदर काम करना सीख रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं, तो इन सब के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी हम उस कार्य को सीखते हैं। अगला पॉइंट, अधिगम का मापन निष्पादन या परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम उसका मापन कैसे करते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं या आप बैडमिंटन खेलना सीख रहे हैं, तो आपका जो बैडमिंटन का परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर तो हम देखेंगे कि आप कितना सीख चुके। आप पहले दिन कितना अच्छा खेल रहे थे और उसके बाद 10वें दिन कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो उन दोनों के स्कोर को जो हम कैलकुलेट करेंगे, उनका अंतर देखेंगे तो पता चलेगा कि आप पहले कितना अच्छा खेल रहे थे और अब कितना अच्छा खेल रहे हैं। यानी जो अधिगम है, जो सीखना है, उसका मापन किस तरीके से करते हैं, हम परफॉर्मेंस को चेक करके
परफॉर्मेंस के आधार पर उसका मापन करते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जिसमें क्या बताया गया कि व्यवहार संबंधी अन्य निर्धारक जैसे थकान, प्रेरणा, परिपक्वता से उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो थकान की वजह से व किसी दवा की वजह से हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते। या एक बच्चा है, वह 1 महीने का है, वह 6 महीने का है, तो वह चल नहीं पा रहा है, लेकिन जब वह 2 साल का हो गया तो वह चलना सीख गया, तो क्या हम ऐसे परिवर्तन को अधिगम कहेंगे? नहीं, हम ऐसे परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? ऐसे परिवर्तन को परिपक्वता कहा जाएगा, मैच्योरिटी कही जाएगी, क्योंकि तब बच्चे का जो बॉडी था वो उतना मैच्योर नहीं था, इसीलिए वह सीख नहीं पा रहा था, इसीलिए वह चल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसके बॉडी मजबूत हुई, उसकी हड्डियों में मजबूती आई, तो वह चलना सीख गया। तो इस तरीके के परिवर्तन को अधिगम नहीं, परिपक्वता का परिणाम बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अधिगम के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।